पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? कल मेरे भाई मैं चौंक गया। कल जो मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि 30 सांसदों की 6 टीम बनाकर एक टीम में लगभग 6 लोग होंगे, पूरी दुनिया में भेजा जा रहा है, यूएसए भेजा जा रहा है, यूके भेजा जा रहा है, यूरोपियन यूनियन भेजा जा रहा है, साउथ एशियन नेशन जैसे सिंगापुर हो गया, जापान हो गया, अलग अलग यहाँ भेजा जा रहा है, अफ्रीका भेजा जा रहा है, भारत का पक्ष रखने के लिए कि किस तरीके से पाकिस्तान ने हमारे देश में आतंक मचा रखा है। जब मैं सूची पढ़ रहा था तो मैंने देखा शशि थरूर उसको लीड करेंगे यूएसए के डेलीगेशन को, बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार वक्ता है, प्रवक्ता है। उसके बाद अनुराग ठाकुर का नाम देखा, बिल्कुल ठीक है, तेजस्वी सूर्या को देखा, अच्छे बोलते हैं, और मनीष तिवारी को देखा, कांग्रेस के भी 4 लोग इसमें होंगे, हर पार्टी के होंगे, गुलाम नबी आजाद साहब होंगे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन राज्यपाल होते हुए भी बड़े अज्ञात कारणों से मोहम्मद आरिफ खान जैसे इंसान को बिल्कुल सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में केरला का जो वो गवर्नर बने हुए हैं, आई थिंक ही डिजर्व्स कि जितना माइक ओवैसी के मुंह पर लगाया जाता है उतना माइक इस देश में दिल्ली की राजनीति करते हुए राज्यसभा में बैठे हुए मोहम्मद आरिफ खान साहब के मुंह पर लगना चाहिए। और बीइंग ए गवर्नर भी वो एक डेलीगेशन का पार्ट हो सकते हैं, बिकॉज ये प्योरली कोई पॉलिटिकल कैंपेन नहीं है, ये राष्ट्र की बात है और राष्ट्र में महामहिम राज्यपाल भी हिस्सा ले सकते हैं, ये मेरी ख्याल है। तो जब बहुत से लोगों के नाम देखे तो मैंने जब इसमें कुछ लोगों के कमेंट्स देखे तो उन्होंने नरसिम्हा राव जी का भी जिक्र किया कि किस तरह से उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था। देखो, जबरदस्ती 2 गलत चीजों को कंपेयर करने से कोई फायदा नहीं होता। अटल बिहारी वाजपेयी की जो ओरेटरी थी, जो कद था, जो दुनिया में उनका एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन सम्मान था, उन्हें आप इन सांसदों से ना मिलाएं। हाँ, मैं मानता हूं शशि थरूर एक बहुत अच्छे वक्ता, एक रिप्रेजेंटेटिव भारत का अपना मत रखने के लिए हो सकते हैं, और हाल में उन्होंने जो बयान भी दिए हैं बहुत ही सुलझे हुए दिए हैं, और ओवैसी साहब की तरह ओवर एक्टिंग नहीं करी है, जिनके मैं 50 नंबर आज ओवर एक्टिंग की वजह से काटने जा रहा हूं। तो जब मैंने सूची में सब देखा है तो उसमें एक नाम ओवैसी साहब का भी आ रहा है कि ओवैसी साहब को भी भेजा जा सकता है, उनसे बात चल रही है। आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड। मुझे लगा क्या इस देश में प्रधानमंत्री भारत माता को गरियाने वाले, लानत भेजने वाले, थूथू करने वाले अगर जरा सा किसी मौके पर एक्टिंग कर देते हैं तो तुरंत उनको हाथों हाथ ले लिया जाता है। अगर यही रिवायत है तो भैया मुझको भी बता दो, मैं भी ऐसा कुछ कर लूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आने वाले 2 साल में मौलाना रशीदी को बीजेपी की राज्यसभा से सांसद ना बना दे। तो साहब, जब मैं ओवैसी साहब की 22 तारीख के बाद ओवर एक्टिंग देख रहा हूं, हाँ, मुसलमानों का यहां पर रोल बड़ा किरदार रहा। भले उन्होंने स्ट्रेटेजिक साइलेंस रखा लेकिन बहुत अच्छा रखा। और यह भी बता दूं कि जो ये स्ट्रेटेजिक साइलेंस था, ये आने वाले वक्त में यूसीसी की, वक्फ बोर्ड की, ज्ञान वापी की आदि की लड़ाइयों में उनकी मदद करेगा। लेकिन ओवैसी साहब की ओवर एक्टिंग का तो जवाब नहीं साहब। तो ओवैसी साहब ने कुछ वक्त पहले, कुछ महीने 1-2 साल पहले इनसे पूछा गया था कि आप पाकिस्तान को एक दुश्मन मुल्क मानते हैं, दोस्त मुल्क मानते हैं? तो देखिए, इन्होंने जलेबी बनाते हुए, मैंने पहले भी बताया था, जलेबी नहीं इमरती बनाते हुए इन्होंने क्या जवाब घुमाया था, पहले सुनिए। आप पाकिस्तानी मुसलमान को भाई समझते हैं या नहीं समझते? देखिए, पाकिस्तान जब बना हमारे बुजुर्गों ने उसकी मुखालिफत की थी। हम लोग पाकिस्तान नहीं गए, इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारा मानना यह था कि जिस सरजमीन पर हमारे बुजुर्गों ने जहां बानी और जहां फिशानी की है, और जिस सरजमीन पर हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से इस मुल्क को गुलामी की छुड़ाने की लड़ाई लड़ी है, हमने अपने इस मुल्क को माना है। अब जो लोग गए हैं वो गए हैं, जो नहीं गए वो नहीं गए। अब तीसरी बात यह है कि जो रजाकार थे वो चले गए, जो वफादार थे रह गए। तो अब उनको भाई मानना नहीं मानना, देखिए, हमारा मानना यह है कि भारत के अतराफ में जितने ममालिक हैं उन सब से हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। मगर मुंबई में जो टेररिज्म का एक्ट हुआ उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि अजमल कसाब ये लोग सब आए
पाकिस्तान से आए। मैं खुद एक निज़ामाबाद की फैमिली को जानता हूँ। एक शादीशुदा बच्ची थी जिसको 5 या 6 दिन हुए थे शादी होके। वो लोग शादी के बाद मुंबई गए। उस बच्ची के हाथों की मेहंदी में नहीं उतरी थी, वीटी स्टेशन पर गोली लग के मर गई बच्ची वो। तो ये ज़रूरी है कि हम जिस खित्ते में रहते हैं वहाँ पर स्टेबिलिटी हो और सब अच्छा हो। मगर आपको एक बैड न्यूज़ सुना रहा हूँ मैं अभी। पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग बनाई गई उसमें एक अंग्रेजी में मुरल बोलते हैं MURL, वो लगाया गया जिसमें अखंड भारत का नक्शा दिखाया गया। उसमें पाकिस्तान भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया, भूटान भी आ गया, अफगानिस्तान भी आ गया। तो मैं बीजेपी वाले बोला मुबारक भाई, जल्दी चलो। बोले क्या तमाशा है? आप तो आप लगा दिए अखंड भारत का। और हाँ मोदी जी, आपको और मेरे सुनने वालों को बता दूं, सवाल उठेगा ये बोल कहां रहा है? ये बोल रहा है अपनी शिकागो के विजिट में एक पाकिस्तानी लड़के ने इससे ये सवाल पूछा। इसने कहा हाँ कसाब तो पाकिस्तान के बाहर से आया था, लेकिन पाकिस्तान इस देश के लिए क्या है, इस बात पर इसने कोई जवाब नहीं दिया। और शिकागो में बैठ के मोदी जी आपके नए भारत माता के सपूत ने, खैर भारत माता पे तो अभी भी लानत भेजता होगा, हमारे नए देशभक्त ने ये कहा कि किस तरीके से आपके अखंड भारत के कंसेप्ट का मजाक उड़ाया कि अगर अखंड भारत में सबको जोड़ दिया है तो चलो फिर अफगानिस्तान भी हमारा हो गया और पाकिस्तान भी हमारा हो गया। आपके नए देशभक्त को यह नहीं पता कि भारत माता या अखंड भारत भी एक कंसेप्ट है जो हमारा था, जो बाद में कट गया। तो जिस आदमी को आज की तारीख में भी अखंड भारत का कंसेप्ट नहीं पता और वो शिकागो में बैठ के आपका मजाक उड़ा रहा है, वो फिलहाल आपकी क्या 30 की लिस्ट में आने वाला है, जो आपका दिल का हाल जाकर दुनिया को बताएगा। उसके बाद मैंने 22 के बाद देखा तिरंगा पगड़ी बंधी हुई और पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हाँ भाई, उसके बाद इनका यह बयान मेरे सामने आता है। हर बार तुम तो अच्छा भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। हाँ, मैंने लगा कि जिस तरह पहले असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को बलगलाने के लिए ओवर एक्टिंग करता था, उसी तरह दूसरी बार भी असदुद्दीन ओवैसी राष्ट्रभक्ति को लेकर ओवर एक्टिंग करते हुए कामयाब हो गया है। जब मैंने कमेंट्स देखे, लोगों ने थंबनेल बनाने शुरू कर दिए कि ये तो हीरो है, ये तो हमारा हीरो है। तो ये साहब देखकर मैं चौंक गया। और 30 आदमियों में असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम अभी फाइनल नहीं है, लेकिन अगर आ जाता है तो बड़ा कमाल होगा। बड़ा कमाल कैसे होगा? एक तरह से हमारे देश का इस टाइम जो हमारे कर्ता धर्ता हैं, हम जिनकी नुमाइंदगी में हैं, हम जिनकी सरपरस्ती में हैं, वो हमारे मोदी साहब हैं। अब मोदी साहब के बारे में, और मोदी साहब ही की एक तरह से एक रिप्रेजेंटेटिव बन के, नॉट एज एन इंडिविजुअल या पार्टी लीडर, बल्कि देश का प्रधानमंत्री, ये हमारी बात दुनिया में पहुंचाने जा रहे हैं। अब जब मैंने देख रहा था, कुछ ऐसे अजीब अजीब वीडियो मिले, बड़ा प्यारा कंपाइलेशन करके लाया हूं, जरा देखना। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि आज 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जिस जमाने में हिटलर के जमाने में यहूदी अपने आप को समझते थे। सर, 2 लोग 2 महाज है इस मुल्क में, एक चौकीदार है, एक दुकानदार है। एक चौकीदार है, एक दुकानदार है। जब जुल्म हम पे होता कोई मुंह नहीं खोलते। यूएपीए का कानून अमित शाह ने लाया, इन दुकानदारों ने तायीद की। आज उस यूएपीए का कानून में 83 साल का बुढ़ा जिपर खत्म करो, जिपर नहीं होने के से मर गया। आखिर कब तक दुकानदार और चौकीदार हमारी लाशों पर सियासत? सर हम कब तक सियासत करेंगे? कह रहा हूं कि 400 साल के बाद तुम करनूल में आकर मुझसे पूछोगे कागज दिखाओ। तुम 400 साल के बाद तुम यहाँ पर आकर मुझसे पूछेंगे बताओ भारत की शहरियत साबित करो। जब नरेंद्र मोदी के पास खान अब्दुल गफ्फार खान के पैर छूने की फोटो नहीं बता सकते, तो किस बुनियाद पर करनूल के अवाम से तुम आकर पूछोगे कि कागज दिखाओ? हम नहीं दिखाएंगे कागज। आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आज से 3-4 दिन पहले हमारे मुल्क के वजीर आजम ने जो तकरीर की, क्या तकरीर वजीर आजम ने कर दी।
उन्होंने कह दिया कि भारत के 17 करोड़ मुस्लिम अक़लियत घुसपैठी है। घुसपैठी का मतलब मालूम आपको? आज एक और आया, वो कैसे कैसे की कपड़े पहनता है, तमाशे का दिखता है, किस्मत से चीफ मिनिस्टर भी बन गया। कह रहा है निजाम की तरह ओवैसी को भगाऊंगा। कल मोदी जी तो देश के सामने 10 बजे आ गए, 100 करोड़ वैक्सीन लग गए। मोदी जी जरा कम करके फेंकते तो अच्छा था। हमारे प्रधानमंत्री वो एक फोटो आई लेटे हुए हैं। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। राजौरी में हमारे 5 सिपाहियों को पाकिस्तान से आतंकवादी आकर उनकी जान ले लिए, मगर मोदी जी बेंगलुरु में मुंबई हाई कोर्ट में वहां पर सजा हुई, बल्कि ना सिर्फ उन 11 लोगों को बल्कि पुलिस के ऑफिसर्स को भी और डॉक्टर्स को भी, क्योंकि वो कनाइफ कर चुके थे एक्यूज के साथ। ये कौन सी अमृत उत्सव की मिसाल भारत के प्रधानमंत्री दे रहे हैं कि उनके दिस हैज नाउ बिकम एन ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी टू इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली हर्ट द मुस्लिम्स ऑफ आवर कंट्री। हाँ भाई, अब मजेदार बात ये अगर इनका नाम आ रहा है और ये चले जाते हैं और ये क्लिप्स किसी सामने बैठे नेता ने इनको दिखा दी, तो मोदी जी क्या होगा? क्या कर रहे हो मेरे भाई? अपने तुष्टीकरण के चक्कर में क्या कर रहे हो? या तो ये कह दो कि इतने दिन से जो भी चल रहा था वो नूरा किश्ती चल रही थी आपस में, तो हिंदू भी समझ जाए और मुसलमान भी समझ जाए। नरेंद्र मोदी जी, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, भैया ये क्लिप्स इन्होंने आपके बारे में जाके दिखा दी। नरेंद्र मोदी जी, आप 2025 के 2015 के हिटलर हैं। नरेंद्र मोदी जी, आपने मुसलमानों का इस देश का ऐसा हाल कर दिया है जैसा हिटलर ने यहूदियों को किया था। यहूदियों ने घेर घेर के संयोजित तरीके से मुसलमानों को मारा था, महिलाओं के बलात्कार किए थे। मोदी जी ओवैसी ये कह रहा है कि आपने इस देश में मुसलमानों का ऐसा हाल कर दिया है। मुसलमानों की बहनों की आबरू उछालना आपका शौक है, आपके पार्टी वालों, आपके विचारधारा का शौक है। मुसलमानों के इस्लाम के दुश्मन हैं आप, नमाज के दुश्मन हैं आप, वफ़ के दुश्मन हैं आप, मुसलमान की इबादत गाहों के दुश्मन हैं आप। मोदी जी, अगर ये क्लिप किसी ने सामने से मोदी ओवैसी साहब को दिखा दी तो आपका नुमाइंदा असदुद्दीन ओवैसी, सॉरी जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, इसका क्या जवाब देंगे? आप इनको इनका नाम लिखने से पहले ये भी तो पूछ लीजिए, कोई न किसी को शर्मिंदगी बहुत होने जा रही है, या आपको होने जा रही है या ओवैसी साहब को होने जा रही है। और ये भी सोच लीजिए, ये जो 3 हफ्ते का राष्ट्रभक्त जो दुनिया में एकदम से खड़ा हुआ है तिरंगा पगड़ी बांधकर, अब आने वाले वक्त में जब ये आपसे यूसीसी को लेकर सवाल पूछेगा, वक्फ बोर्ड को लेकर सवाल पूछेगा, ज्ञान वापी को लेकर सवाल पूछेगा, तो मोदी जी क्या आप उसी हनक के साथ या अमित शाह जी उसी हनक के साथ जवाब दे पाएंगे, या अभी भी कुछ रफू करने वाले सामने आ जाएंगे और कह देंगे डिप्लोमेसी है और या आप रिजवान भाई मोदी जी को नहीं जानते? भैया मैं किसी को नहीं जानता, इसी तरह तुम लोग मुझे नहीं जानते। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है कि ये वाले क्लिप जहां पे नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है, एक सांसद बोल रहा है, एक लॉ मेकर बोल रहा है, लोकसभा में खड़े होके बोल रहा है, मंचों से बोल रहा है, और ये जो टेरर है जहां पाकिस्तान को बताया जा रहा है, क्या ये जियोपॉलिटिकल टेरर है या ये मजहबी टेरर है या ये इस्लामी टेरर है? पहले देश और नरेंद्र मोदी जी ये तय कर लें। अगर ये मजहबी टेरर है और ये इस्लामी टेरर है, नरेंद्र मोदी आप तानाशाह हैं, आप हिटलर हैं जो मुसलमानों की मौजूदगी से, उनकी जिंदगियों से, उनके मजहब से, उनकी इज्जत आबरू से, उनकी इबादत गाहों से नफरत करते हैं। और आप हिटलर और यहूदियों का रिश्ता आपका और मुसलमानों का रिश्ता है। तो अगर मुसलमान आतंकी हो भी रहा है, अगर हम इस देश के नए हीरो की सच बात मान भी लें, तो फिर मुसलमान आतंकी क्या गलत हो रहा है? ऐसे हालात में तो कोई भी आदमी आतंकी हो जाएगा। जिस हालातों में ओवैसी बता रहा है कि आपने इस देश के मुसलमानों की हालत कर रखी है, तो साहब इतना ना बिछिए, इतना ना बिफरिए, इतना ना फैलिए, कुछ सोच लीजिए,
कि आपके इस 30 के लिस्ट में अगर जिस दिन असदुद्दीन ओवैसी का नाम आ गया तो आने वाले वक्त में एज अ जियोपॉलिटिक एनालिस्ट मुझे बोलने में बड़ा मजा आएगा कि वफ को लेके, यूसीसी को लेके, ज्ञानवापी आदि को लेके, आक्रांताओं को लेके, फलाने को लेके, इसको लेके, उसको लेके आपका आने वाले वक्त में ओवैसी के सामने ओपिनियन क्या होगा। और देखना यह भी है कि ओवैसी को वक्फ में, यूसीसी में, ज्ञानवापी में, आदि में इस 3 हफ्ते की राष्ट्रभक्ति का फल और सिला क्या मिलेगा। सिला तो मैंने देखा था शैलजा रशीद को भी कितनी जल्दी मिल गया था। सिर्फ 2 इंटरव्यू दिए और लोग उसके दीवाने होने लगे थे। और आई एम श्योर जम्मू कश्मीर में उसके छोटे मोटे काम बड़ी आसानी से हो रहे होंगे, क्योंकि माना जा रहा होगा ये जनसंघ बीजेपी और मोदी जी के बहुत करीब है। यार ऐसा तो नहीं है कि जो आदमी मोदी जी को, जनसंघ को, भाजपा को, भारत माता को लतियाता है, गरियाता है, बाद में वो अगर हल्का सा बदल जाता है तो उसको लिफ्ट ज्यादा मिलती है। और जो बुनियादी तौर में भारत माता का सपूत हो, भारत माता का दीवाना हो, भारत माता का कंसेप्ट समझता हो, द आइडिया ऑफ इंडिया, उसको इस देश में क्या ऐसा तो नहीं है रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। क्या चाहते हो 1-2 साल के लिए मैं भी बदल जाऊं? जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।